एक मुद्दे पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जो आपके एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात की जा रही है, जितने भी आपके अब वैकेंसी 2024 में आने को है वो एनआरए के थ्रू यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू वैकेंसी आएगी। हालांकि वैकेंसी तो आपके जितने भी बोर्ड हैं वो सभी निकालेंगे, जैसे एसएससी हो गया या आपके रेलवे हो गया या आपके बैंकिंग हो गए। लेकिन एक एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आप जानते हैं टीचर में जैसे सेट होता है, सीईटी जिसे हम कह सकते हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो उसी तरीके के उसी तर्ज पे आपके अब जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जितने भी यानी कि इंडिया के तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप यूपीएससी का छोड़ दें यानी कि लेवल ए के पोस्ट को छोड़ दें, बी के भी कुछ पोस्ट को छोड़ दें, तो बी और सी और डी को भी अभी इसमें इंक्लूड करने की बात की जा रही है। लेकिन अभी बी और सी पे ही बातें चल रही है कि आपका मई से जून तक, मार्च मई से जून तक इसी दरमियान आपके जो है वो एनआरए आ जाएगा। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि बड़े बड़े मुद्दे आ रहे हैं, जैसे कश्मीर मुद्दा हो गया, ख़त्म कर दिए गए, अयोध्या मुद्दा था राम मंदिर का। तो मतलब कि ये जो गवर्नमेंट है ना, आप ये नहीं सोच सकते हैं कि गिरेगा, वोट के चक्कर में करेंगे कि नहीं करेंगे, ये नहीं सुनने वाली है। मुझे जहाँ तक लगता है जितने भी बड़े बड़े मुद्दे इन्होंने जिस तरीके से टैकल किए हैं, तो एनआरए जो कि चर्चा में पिछले साल से ही चल रहा है, उसका भी आना ही है। आज आए या कल आए या हो सकता है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट बनने के बाद आए, किसका भी बने वो अलग मुद्दा है, लेकिन एनआरए तो आएगा ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। क्योंकि देखिए, अगर नहीं आना होता तो कमेटी नहीं बनती, और कमेटी नहीं बनती तो रिपोर्ट नहीं आते। कमेटी भी बन गई, रिपोर्ट भी आ गए, अब इम्प्लीमेंटेशन की बात की जा रही है। हाँ, वो अलग बात है कि थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत हो सकती है शुरुआती दौर में, लेकिन हर एक चीज़ कुछ ना कुछ तो दिक्कत की है हमेशा से। जैसा मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि यूपी में आपके सीईटी लागू है, ठीक है, यानी कि जितने भी यूपी के लगभग एग्ज़ाम निकलते हैं वो आपके सीईटी के थ्रू ही उसमें रिक्रूटमेंट होती है। पहले आपको एक कॉमन टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी वैकेंसी आती है सब में निकाल देंगे कि इतना मार्क्स वाले या सेट क्वालिफाइड मार्क्स वाले तो नहीं होते हैं, क्वालिफाई ही सिर्फ नेचर होता है। क्वालिफाई का मतलब ये होता है कि 40% नेचर रख दिया, 50% नेचर रख दिया कि 50% से एवब जिसका नंबर है या 40% से एवब नंबर है, उसका एक क्राइटेरिया होता है। और मुझे लगता है कि बहुत ईजी है सेट क्वालिफाई करना। एनआरए के थ्रू जो आपका होगा सीईटी जो होगा वो आपके लिए इजी होगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं मिले हैं। मैं बात कर लेता हूँ राजस्थान की, यूपी की। ऐसा नहीं है कि यूपी में किसका गवर्नमेंट है, राजस्थान में किसका गवर्नमेंट है। मुद्दा ये नहीं है कि किसका गवर्नमेंट है, मुद्दा ये है कि लड़कों को भटकाया जाता है। देखिए, अगर आप पे देखिए 3 साल ही वैलिडिटी है। अब 3 साल के बाद सपोज एक बंदा, एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि ये क्यों बकवास मुझे लगता है। एक बंदा 12th पास किया, 18 वर्ष उसका सपोज हो गया, अब कोई वैकेंसी आती है और अचानक वो फिल करता है और सिलेक्शन हो जाता है। पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अब अचानक वैकेंसी आएगी तो उसको पहले तो सीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो अब वो वंचित रहेगा। वैकेंसी उसके हाथ के सामने, आँख के सामने होने के बावजूद भी वो वैकेंसी के लिए फिल नहीं कर सकता। आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे और बता दे रहा हूँ कि अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो कोई बंदा अचानक आता, जैसे मेरा जैसा बंदा, मैं अचानक आया था और ग्रुप डी का फॉर्म भरा और सिलेक्शन ले लिया। लेकिन अब क्या होगा कि पहले से 2 साल पहले से उसको दिमाग में बैठा लेना है कि हमको ग्रुप डी के नौकरी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अब अचानक जो बंदा भर देता था ग्रुप डी का, वो तो नहीं भर पाएगा क्योंकि वहाँ पे आईटीआई मांग रहा है। तो उसी तरीके से जो आपके सीईटी वाला या एनआरए का जो मुद्दा है, उसमें बहुत लोग सफ़र करेंगे जो कि टैलेंटेड है। अचानक कोई वैकेंसी आती है, उनको पता नहीं होता है, वो किसी और फील्ड की तैयारी कर रहे होते हैं, किसी और क्षेत्र में होते हैं, उनको लगता है कि अब हमको इस फॉर्म को भरना चाहिए, टैलेंटेड है लेकिन नहीं भर पाएंगे क्योंकि उनको सीईटी क्वालिफाइड नहीं है या उसने कभी सुना ही नहीं है। जैसे मेरे जैसे बंदे कभी ग्रुप डी के बारे में नहीं सुना था, रेलवे के ग्रुप डी के बारे में, और अचानक मुझे फॉर्म भरना पड़ा और सिलेक्शन हो भी गया। चलो, मेरी तो ज़िंदगी बन गई थी। लेकिन ऐसे इंसिडेंट आएंगे कि उस समय आपके पास वो क्वालिफिकेशन ही नहीं रहेगा। आपको पता चलेगा कि इस फॉर्म को तो हम भर ही नहीं सकते हैं। क्या वजह है कि आप सीईटी क्वालिफाइड नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, सीईटी क्वालिफाइड, ये मुझे लग रहा है कि
बच्चों को इरिटेट करेगा। अब आप क्वालिफाई कर गए, सपोज क्वालिफाई कर गए, 3 साल के बाद फिर से आपको क्वालिफाई करना है, सपोज तैयारी उतना आपका अच्छा नहीं बना तो फिर से तैयारी करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये टाइम ड्यूरेशन जो है वो खींचने वाला है। अब आप एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी की तैयारी करते हैं, पीएट दिया यानी कि आपके प्री दिया, मेंस दिया, सिलेक्शन हो गया। अब जो आपका इन फ्यूचर क्या होगा कि पहले तो सीईटी दे दीजिए, उसके लिए अलग से तैयारी कीजिए क्योंकि उसका सिलेबस अलग होगा। फिर एसएससी का सिलेबस कुछ कॉमन होंगे, 60% कॉमन होंगे लेकिन अलग तो होगा। उसके बाद अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस अलग होगा। लेकिन पहले अगर आप सिर्फ बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो प्री का सिलेबस भी लगभग सेम, मेंस का भी सिलेबस सेम। अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका प्री का भी सिलेबस लगभग सेम, मेंस का भी सिलेबस सेम। उसके बाद अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी पीटी मेंस का लगभग सेम सिलेबस रहता है। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस में चले आते हैं, सीईटी वाला प्रोसेस आ जाता है, तो इसमें आपको सीईटी के लिए अलग से तैयारी करना पड़ेगा। कम से कम क्वालिफाई तो करोगे ना, अगर आप ठीक है क्वालिफाई कर गए तो ऐसा नहीं है कि सरकारी में तो चलो क्वालिफाइंग नेचर रखा जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्राइवेट जॉब भी आएंगे जहाँ पे आपके उसके मार्क्स लिए जाएंगे। जैसे टाटा के लिए अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि जो सीईटी है उसमें आपका कितना परसेंटाइल बना है, तो परसेंटाइल के ऊपर भी सिलेक्शन हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे अकॉर्डिंग सीईटी वाला जो कंसेप्ट है वो बकवास है और ये टाइम कंज्यूमिंग है। जो बंदा एक फील्ड में ओरिएंट करता है उसके लिए सीईटी का मायने रहता नहीं है, क्योंकि वो एसएससी की तैयारी कर रहा है, अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहा है। अब उसको मजबूरी है कि एसएससी की सिलेबस के साथ साथ आपको सीईटी का भी सिलेबस कवर करना पड़ेगा। तो टोटल मैं आपको बता दूं कि मेरा ओपिनियन जो है वो टोटल इसके लिए कि ये कंसेप्ट ही गलत है। आप देखेंगे कि राजस्थान में ये कंसेप्ट चलाया गया है, यूपी में चलाया गया है, क्या वो सक्सेसफुल है? आप ही लोग में से बहुत सारे लोग कमेंट किया है कि वो सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि वो गलत है। हाँ बेटा, अच्छा देखो देखो तुम भी आ जाओ, देखो बउआ है मेरा। हाँ, तो मेरा मानना है कि सीईटी का कंसेप्ट ही गलत है। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, जाओ बेटा मम्मी के पास जाओ, जाओ जाओ मम्मी के पास। तो मेरा मानना है कि सीईटी का कंसेप्ट ही गलत है। और आप क्या सोचते हैं, आप ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।